हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे से। ये समझिए कि इंग्लिश का पूरा रामायण क्या है, किस तरीके से इंग्लिश का रामायण चलता है, उस चीज को आज हम समझेंगे। बहुत बारीकी से आज क्लास को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, जैसा कि इंग्लिश में हम लिखे हुए हैं यहाँ पे कि इंग्लिश में स्ट्रक्चर को कैसे समझे। देखिए, जितना भी बोल, कोई भी बोली हो, हिंदी हो, जापानीज हो, स्पेनिश, जितनी भी सारी भाषा हो, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। कि आप नेगेटिव बोलो, जैसे अगर हिंदी में बोले तो हम नहीं चाहेंगे, नहीं लगाते हैं ना, उसी तरीके से हम हिंदी इंग्लिश में भी लगाते हैं। नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। हर भाषा में नहीं के लिए कुछ वर्ड होता है। तो किस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर चलता है, क्या क्या होता है, तो अब इस चीज को समझेंगे कि स्ट्रक्चर को हम कैसे समझे। अगर इस पैटर्न को आप समझ लिए ना, तो आप जो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये सब रटते हैं तो आपको रटने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है। तो कभी भी हम जब भी क्लास लेते हैं, बार बार एक ही चीज करते हैं कि क्लास में क्या करिए ना कि आप पैटर्न क्या चल रहा है उस चीज को समझने का कोशिश करना है। रट के हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ सकते हैं। तो आज देखिए, उस स्ट्रक्चर कैसे समझे उससे पहले हम दो चार कुछ बात बताने वाले हैं, उसको देखिए। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले ए, आज बहुत बेसिक क्लास है। सी, डी, ए बी सी डी लेटर हो गया। ठीक है, इसको लेटर कहा जाता है, जितना भी सारा ए से जेड तक लेटर हो गया। अब लेटर कैसे वर्ड बन जाएगा, जैसे अगर हम इसको लिखते कैट, डॉग। अभी क्या हुआ, इसको अरेंज कैसे किए हम, एक मीनिंगफुल ढंग से अरेंज किए ना। तो कैट बन गया, दैट मीन्स बिल्ली। डॉग बन गया, दैट मीन्स की डॉग। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम लेटर को एक मीनिंगफुल ढंग से अरेंज करते हैं तो वर्ड बन जाता है। इस वर्ड को, अब एक एक वर्ड हो गया, कुछ भी वर्ड हो जाएगा। तो एक एक वर्ड को अगर हम मीनिंगफुल ढंग से अरेंज करें तो वह क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। जैसे देखिए, आई ईट, आई ईट मैंगो। ठीक है, आई ईट अ मैंगो। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या किए, हर एक वर्ड को मीनिंगफुल ढंग से सजाए ना। अब यहाँ पे क्या बन गया, यह एक सेंटेंस बन गया। ठीक है। तो यह सेंटेंस बना, किसी स्ट्रक्चर पे बना है। ठीक। तो हम जितने भी इंग्लिश में हम लेटर से वर्ड्स बना, वर्ड से आपका क्या बना, सेंटेंस बना। तो ये सेंटेंस बनता कैसे है, तो ये स्ट्रक्चर भी बनता है। आप अभी हम जितने भी सारे क्लास लिए हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बताए हैं कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैव एंड हैज, फिर वर्ब, ये चीज होगा। तो पता है ना। तो आज हम देखेंगे कि बनता कैसे है, किस तरीके से बनेगा, उस चीज को समझेंगे। बहुत बारीकी से समझिएगा, क्लास बहुत आराम से हम लेंगे, धीरे धीरे। तो आप देख लिए, यहाँ पे लेटर से वर्ड बन गया, वर्ड को हम मीनिंगफुल ढंग से लाए तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस में यहाँ पे देखिएगा, आई एट ए मैंगो। आई एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, बेसिक चीज है, उसको समझ लिए, सब कोई जानते ही होंगे, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। The subject is a part of a sentence. Part है किसका, sentence का। That contains the person or thing performing the actions in a sentence. कि जो भी एक्शन कर रहा है, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे वह होता है जिसके बारे में उस वाक्य में बात हो रही है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है, आपके बारे में बात हो रही है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है। तो जिसके बारे में वाक बातें हो रही है, या वाक में जिसके द्वारा कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे अगर हम बोले यू आर जंपिंग। ठीक है, आप दौड़ रहे, यू आर जंपिंग, कूद रहे हो, यू आर डांसिंग, डांस कर रहे हो, है ना। यू ईट ए मैंगो, आप मैंगो खाते हो। तो यहाँ पे जो हम सेंटेंस बोले, तो सब में एक्टिविटी किसके द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आप हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट कैसे पहचाने, कि जिसके बारे में बातें हो रही है कि यू आर ब्यूटीफुल, आप सुंदर हो, वह सुंदर है, ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ठीक है, सॉरी, ही इज हैंडसम, क्योंकि लड़के के साथ ही के साथ हैंडसम लगता है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर हम बोले राम इज हैंडसम बॉय, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, क्योंकि बातें किसके बारे में हो रही है, सीता के बारे में हो रही है। उसी तरीके से देखिएगा कि सीता इज डांसिंग, सीता डांस करिए। राम राम इज डांसिंग, राम डांस कर रहा है। राम इज जंपिंग, राम कूद रहा है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम क्रिकेट फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि एक्शन कौन कर रहा है,
राम कर रहा है, दैट मीन्स कि कोई भी एक्शन जो कर रहा है ना वो आपका सब्जेक्ट होता है। वही चीज को यहाँ पे समझाया गया, हुआ सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में उस वाक्य में बात हो रही है। जैसे बोले सी इज ब्यूटीफुल, दैट मीन्स कि उसके बारे में बात हो रही है तो वह सुंदर है। या वाक्य में जिसके द्वारा कोई एक्टिविटी होता है, जैसे एग्जाम्पल दिए, सी इज जंपिंग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है, दैट मीन्स गाना कौन गा रही है, वह गा रही है। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज डांसिंग, सीता डांस करी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सीता हो गया। तो सिंपल सा समझना हो, जिसके बारे में बातें हो रही हो, जो कोई एक्टिविटी कर रहा हो, तो वहां पे क्या हो गया कि वह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया होता है। तो वर्ब आप जानते हैं कि दो टाइप से एक्शन वर्ब, जो काम हो, जैसे जंपिंग, कूदना, कुछ हो जाता है स्टैटिक वर्ब, जो जैसे कंडीशन हुआ, स्टेटस, जैसे थिंकिंग हो गया, नीड, चाहत हो गया, ठीक है, वांट, चाहत हो गया। तो कुछ स्टैटिक वर्ब होते हैं जो भी एक वर्ब में ही आता है। तो वर्ब हो गया एंड द ऑब्जेक्ट, जिस पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। जैसे आई ईट ए मैंगो, हम मैंगो खा रहे हैं, यहाँ प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैंगो पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। अब आप देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को समझ लिए। अब देखिए, ये जो पैटर्न चलता है ना पूरे इंग्लिश का, अगर हम रामायण की बात करें पूरे इंग्लिश का, तो कैसे बात किया जाता है, यही तो पैटर्न फॉलो करता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब आते हैं हम एक एक स्ट्रक्चर पे। कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर हम उठा लें, अभी तक हम जितने भी सारे स्ट्रक्चर को बताए हैं, कोई भी अगर हम उसमें स्ट्रक्चर उठाए, तो देखेंगे कि कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका आता है यहाँ पे, आज आप यहाँ पे ना, आप रट के नहीं, आज आप यहाँ पे समझ के जाइएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पता है कि हम खाते हैं, हम गाते हैं, हम जो भी कर रहे हैं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब वन के साथ एस या ई एस, ठीक है, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस तो आया, बना कैसे, तो हम बताए कि सब्जेक्ट, और ये पैटर्न ऑलमोस्ट जो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए इस चीज को आप याद रखिए, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीन चीज होता है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब, बाकी बहुत सारा चीज होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ना, मोस्टली जो आप यूज करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसी में आपका ये सिंपल सेंटेंस का, इसी में आपका निगेटिव हो जाएगा, जैसे हम जाते हैं, हम नहीं जाते, इसी में क्या, हम जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते, हम कैसे जाते हैं, ठीक है, हम क्यों जा रहे हैं। तो इसी में कुछ सेंटेंसेज है, कुछ पैटर्न है। तो मोस्टली जो बात होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से सेंटेंस आपका फ्रेम होता है। इसी में इंट्रोगेटिव में कभी हेल्पिंग वर्ब आगे होगा, पीछे होगा, तो इसी चीज को तो समझना है कि सिंपल सेंटेंस में कैसे होता है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होगा, वर्ब का कोई भी रूप हो एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम सारे केस का नहीं बात करें, हम ज्यादातर केसों का बात करें, क्योंकि हम सारे केसों का बात करेंगे कुछ अलग पैटर्न भी होते हैं जिसमें नहीं होगा। जैसे हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो हम ज्यादातर केस में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे काम कर, इस तरह से सिंपल सेंटेंस का उसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसी में क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि वर्ब, वर्ब पे एस या एस होगा, वर्ब वन होगा कि वर्ब टू होगा, ठीक है, या वर्ब थ्री होगा, वर्ब फोर होगा, वर्ब फाइव होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की प्रेजेंट में बोला है, पास्ट में बोला है, फ्यूचर में बोला, इसी में हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है। एंड अब देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस वर्ब वन या एस या ई एस, ही सी इट के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ये सिंपल सेंटेंस का देख लिए। अब देखिए यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव का देखिए। तो देखिए जहाँ पे हम बताए थे, इससे पहले भी हम क्लास में बताए हुए हैं कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या यूज करते हैं, डू डज का यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा,
जो भी अगर हेल्पिंग वर्ब रहता है ना यहाँ पे, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेते, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डू डज एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डू डज किसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ही सी इट के अकॉर्डिंग डू या डज होगा सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे रटना नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सन ये स्ट्रक्चर नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि काम कैसे करता है, उस चीज को समझना है। जैसे सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब, जैसा सेंटेंस रहेगा उसी अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जो भी रूप आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है इंट्रोगेटिव में, सॉरी इंट्रोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले कर देते हैं। यहीं पे अगर इसका कोई हेल्पिंग वर्ब रहता तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले करते, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। इस चीज को समझना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम डू डज का ला रहे हैं। अब देखिए इसी में निगेटिव के लिए क्या लाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब आपका है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाइए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, तो हमेशा नॉट क्या होता है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट डू या डस, और उसके बाद आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रहता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते, यहाँ पे नहीं है तो हम डू डस के बाद क्या किए, नॉट लगा दिए, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में, अच्छा ये तो इतना आसान पैटर्न है कि सब्जेक्ट नॉट कहाँ पे लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, वर्ब वन एंड द ऑब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट इसी तरह से देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, कि उसमें भी क्या होता है कि जब आप इंट्रोगेटिव निगेटिव में बात करते हैं तो उसमें यहाँ पे सेम चीज जाता है। सेम चीज बोले तो आप इंट्रोगेटिव में देखें डू डज आता है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी डू डज को पहले कर दीजिए, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, डू डज हो या फिर इज अमार, जो भी हो आपका हेल्पिंग वर्ब उसको आगे करिए। उसके बाद सब्जेक्ट कर दीजिए, उसके बाद नॉट कर दीजिए, उसके बाद जो भी अकॉर्डिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बात होगा आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे रटना नहीं है, पैटर्न समझिए कैसे होता है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है इंट्रोगेटिव की तरह, उसके बाद नॉट कहाँ पे ऐड होता है आपका सब्जेक्ट के बाद ऐड होता है, उसके बाद वर्ब का जो भी रूप रहेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखिए कैसे काम चल रहा है। डब्ल्यू एच फैमिली वाले में क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली बोले तो कोई भी जो आपका हाउ वाई वैसा आता है उसमें, उसके बाद डू या डज आ जाएगा आपका, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि जो भी आपका डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है सबसे पहले आएगा, जैसे क्या क्यों कैसे पहले आएगा, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। ये जो पैटर्न है वो आपका यहाँ पे सिंपल सेंटेंस वाला उठ के आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आपको उससे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का जो मेंबर है उसको एंड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है पैटर्न को समझना। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर खुद क्रिएट करना सीख जाइए, क्योंकि ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अभी हम जितने भी सारे टेंस को बता रहे हैं तो टेंस में पूरा हम स्ट्रक्चर बेस्ड ही पढ़ रहे हैं कि किस टेंस में किस तरीके से काम हो रहा है, तो सब में आपको रटने का क्या जरूरत है, रटना नहीं। अगर हम समझ लेते हैं ना इस स्ट्रक्चर को, आज 2 या 3 टेंस का पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, अभी और भी पढ़ाने वाले, कल से फिर से मेरे क्लास स्टार्ट है, तो उसमें हम बताएंगे यही चीज बताएंगे कि अच्छा इसमें ये हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, तो अगर आपको यह यूज करने आ गया कि अच्छा इस हेल्पिंग वर्ब का यूज ऐसे होता है, तब वहां पे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए आज हम एक्स्ट्रा क्लास इस चीज का लिए हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, ये तो हम समझ गए। अब देखिए कोई और हेल्पिंग वर्ब से उठाते हैं, जैसे अगर हम बात करें, देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबको पता है कि कौन सा चीज यूज होता है, इज एम आर। ठीक, जो भी काम चल रहा होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अगर हम इज एम आर की बात करें, एक बार दूसरा स्ट्रक्चर देखिए। अब देखिए, अब आपको खुद से बनाना है, ठीक है। जैसे हम बोल दिए कि प्रेजेंट प्रेजेंट, पहले देखिए फिर हम बताते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप यहाँ पे रटिएगा नहीं, और ना ही बहुत ज्यादा यहाँ पे नोट करने का जरूरत है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फिर से हम पढ़ाने ही वाले हैं सर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है,
बी वर्ब है, बी वर्ब में कौन सा, इज, एम, एंड, आर है। ठीक, अब आप लगा दीजिए इसके साथ भी फोर होता है। ठीक है, इज एम के साथ भी फोर होता है बी वर्ब के साथ। अब बताइए, अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर सिंपल में क्या बताए थे, सब्जेक्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो पहले आएगा, दैट मीन्स उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे खुद क्लियर कर लिए, बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, बी फोर है, ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट आपका क्या था निगेटिव में, निगेटिव में था कि आप क्या करिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाइएगा, है ना, नॉट लगाना है, प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख रहे हैं अब कैसे खुद से क्रिएट हो रहा है, हम हेल्पिंग वर्ब बता दिए, आपका वी फोर बता दिए कि ये होगा। तो आप समझ गए कि सिंपल में कैसे होता है, सिंपल नेगेटिव में कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होता है, प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में क्या बताए थे कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेंगे, नहीं है तो डू डेज का प्रयोग करते हैं, पास्ट है तो डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे, इज, एम, एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर एंड द ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं कितना आसान है, दैट मीन्स कि इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है आप हेल्पिंग वर्ब को पहले करिएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बोले थे कि इज एम आर जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो आपका पहले रहेगा, एंड सब्जेक्ट के बाद इज एम आर जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो सब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, एंड द वर्ब फोर एंड द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, अब देखिए उसी तरह से तो डब्ल्यू एच फैमिली में हम बोले थे कि डब्ल्यू एच फैमिली में भी सेम चीज है कि डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी मेंबर होगा, जैसे व्हाई, हाउ, वेयर। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, उसके प्लस क्या होगा, डब्ल्यू एच के बाद जस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एंड द स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फिर से जो आपका यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का था, सब्जेक्ट वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। देखिए कितना आसान है, डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर रहेंगे, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके बाद सिंपल सेंटेंस को फॉलो करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस बनाइए इस स्ट्रक्चर पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। जैसे जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, निगेटिव में आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो, एम आई ईटिंग ए मैंगो, एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो, व्हाई एम आई ईटिंग ए मैंगो। मैं आम खा रही हूँ, मैं आम नहीं खा रही हूँ, क्या मैं आम खा रही हूँ, क्या मैं आम नहीं खा रही हूँ, मैं आम क्यों खा रही हूँ, ये मैं आम कैसे खा रही हूँ, हाउ एम आई ईटिंग ए मैंगो। तो आप देखिए कि कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस पैटर्न को समझिए, यही पैटर्न ऑलमोस्ट सब में चलेगा कि कैसे नोट लगता है, कैसे हेल्पिंग वर्ब आता है पहले, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को पहले लाया जाता है, यही चीज को समझना है आपको। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम देखिए, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की, अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं V2, ओके, नो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में आप खुद बना लीजिएगा, सब्जेक्ट दैट मीन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा गया है, सब्जेक्ट V2 एंड द ऑब्जेक्ट। अब आपको बताए थे कि इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रो निगेटिव में क्या होगा कि निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिड नॉट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट होता तो डू नॉट हो जाता, पास्ट है तो डिड नॉट हो गया, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, इंट्रोगेटिव में आपको बोले थे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको पहले कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज डिज का यूज होगा, डिड यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट का बात हो रहा है, डिड आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब वन आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ओके। एंड द नेक्स्ट आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम क्या बोले थे, जो हेल्पिंग वर्ब है सेम रहेगा,
प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, प्लस वर्ब वन रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए डब्ल्यू एस फैमिली में भी वही चीज आ जाएगा, डब्ल्यू एस फैमिली का कोई भी मेंबर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए कि कैसे पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है कि सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट कहाँ पे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है तो डिड का यूज कर दिए, क्योंकि पास्ट टेंस में बात कर रहे, प्रेजेंट में करते तो डू हो जाता। यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले किए, सब्जेक्ट एंड द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। सेम उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एस फैमिली में जो भी डब्ल्यू एस फैमिली के मेंबर होंगे, वाई, हाउ, है ना, तो वहां पे इसको रख देंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए कि पैटर्न कैसे चल रहा है। तो यही पैटर्न अगर आप समझ गए हैं कि कैसे किस तरीके से चल रहा है, तो जैसे ही हम स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। एक और चीज देखिए यहाँ पे, एक और चीज आया है, उस चीज को समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम पास्ट का बात कर रहे हैं ना, जैसे आई वेंट देयर, हम वहां गए थे, ठीक है, हम वहां नहीं गए थे, ठीक, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट वेंट देयर, ठीक है, हम वहां नहीं गए थे। सॉरी, यहाँ पे वेंट नहीं होकर के आई डिड नॉट गो देयर वर्ब का फर्स्ट रूप हो जाएगा। यही चीज आपको समझाना चाह रहे थे कि बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे बार बार कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे पास्ट टेंस का बात हो रहा है तो हम गो क्यों लिखेंगे। देखिए गो इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी डिड है आपका, फिर से हम साफ से नीचे से लिखते हैं, देखिए आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है, यहाँ पे डिड शो कर दिया आपका कि आप पास्ट टेंस से बात कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे वर्ब वन लगाना है। तो ये पैटर्न हमेशा चलता है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब एक चीज से आप शो कर दिए ना कि पास्ट में बात कर रहे हैं, उसी तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी होता है। अभी जैसे हम बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताए थे ना, देखिए डू या डज का होता है प्लस एस या ईएस का होता है ना, तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे भी हम देखते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे होगा, सब्जेक्ट डू डज अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट रूप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखे ही ईट्स अ मैंगो, ठीक है, वह मैंगो खाता है, इट से लिखे ना, क्या वह मैंगो खाता है, क्या लिखेंगे, डज ही ईट अ मैंगो। देखिए इस पैटर्न को समझिए, डज ही ईट, ईट यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे डज से शो कर दिए यह सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है, ठीक है, यहाँ से आप शो कर दिए कि डज कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर का बात हो रही है या कोई सिंगुलर नंबर है, इसके लिए भी यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इट्स नहीं लगाने, दैट मीन्स इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी, जो बार बार हम बोलते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रहते हैं, इसके माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं कि एक सेंटेंस में आप दो चीज नहीं शो करिएगा, दो बार शो करने का जरूरत नहीं, आप एक ही बार शो कर दीजिए, आपका दिख जाएगा कि आप इसके लिए बात कर रहे हैं। उसी तरह से डिड में भी है, जब आप डिड यूज कर दिए ना, तो वर्ब का फर्स्ट रूप यूज करिएगा, जैसे हम यहाँ पे बताए उसी तरह से, जैसे आई डिड नॉट गो देयर, डिड आई गो देयर, ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे ही आपका इंट्रोगेटिव आता है, डिड आई गो देयर, डिड आई गो देयर, गो हो जाएगा यहाँ पे, डिड आई नॉट गो देयर, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट रूप हो जाएगा, व्हाई डिड आई गो देयर, ठीक। तो आपको बस इस ट्रिक को ध्यान में रखना है कि एक सेंटेंस में आप एक ही बार शो करते हैं, बार बार आपको शो करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। और ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, क्या करेंगे, डिड आई नॉट वेंट देयर जैसे बोलेंगे इंट्रोगेटिव में, या नेगेटिव में बोलेंगे तो आई डिड नॉट वेंट देयर, ठीक है, गलत हो जाएगा सेंटेंस, डिड नॉट गो देयर, ओके। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अदरवाइज बार बार आप गलती बोलिएगा। तो ये पैटर्न आप समझे, आज देखिए कि कैसे यह काम करता है, किस तरीके से यह पूरे रामायण की तरह आप समझ गए कि कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे ही अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताएंगे, कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी एक मॉडल वर्ब उठाते हैं, ठीक है, वहां पे उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई भी मॉडल वर्ब भी इसी तरह से काम करता है कि
वैसे ही फ्रेम हो जाएगा। जैसे बहुत सारा मॉडल वर्ब है ना, वांट हो गया एंड जैसे उसी अकॉर्डिंग अब नीड हो गया, नीड टू हो गया, आउट टू हो गया, कैन कुड हो गया। अब देखिए, अगर हम एक मॉडल की बात करें, मॉडल वर्ब की, वांट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल वर्ब है, वांट या वांट्स हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड द ऑब्जेक्ट। अब आपको देखिए नॉट लगाना है यहाँ पे निगेटिव में। अब आपको पैटर्न पता है कि कैसे लगता है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे आप क्या करिएगा, डू या डज लगाइएगा, क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रहा है, वांटेड रहता तो पास्ट में बात होता, तो यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रहा है। डू डज प्लस नॉट एंड द वांट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे हो गया, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज क्यों लगाए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना था, प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव में डू डज एंड द सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। यही चीज था ना, हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में पहले कर देना है, सब्जेक्ट प्लस वो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पैटर्न आपका 100% काम करेगा, लेकिन मोस्टली ज्यादातर केसों में आपका यही काम कर रहा है, ठीक है। अब कहीं ऐसा ना कि आप कोई दूसरा स्ट्रक्चर ला करके कहिए कि मैम ये काम नहीं कर रहा है, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि 100% में नहीं काम करेगा, ज्यादातर केस में इसी तरीके से पैटर्न चलता है, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या बोले थे, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको पहले करने के लिए एंड द सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट एंड वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डब्ल्यू एस फैमिली में भी वही पैटर्न था ना, डब्ल्यू एस फैमिली में भी वही पैटर्न था। डब्ल्यू एस का कोई भी मेंबर हो जाएगा प्लस डू या डज, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे नहीं है तो डू डज का यूज हो रहा है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो कोई भी एक हम मॉडल उठाए या किस तरीके से इसको फ्रेम आउट कर लिए, तो अब जैसे ही अब हम टेंस पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, बस देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे ही हम एक एक सेंटेंस से इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही wants you या he wants a new book, ठीक है, he wants new mobile, ठीक है। अब उसका निगेटिव बनाएंगे तो ही डजंट वांट, ठीक है। डजंट के बाद क्या लगा देंगे, वांट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज हमारा शो कर दिया कि हम सिंगुलर के लिए बात कर रहे हैं। ही डजंट वांट मोबाइल, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डज ही वांट मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे भी वांट का यूज होगा, डज ही वांट मोबाइल, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्या होगा, डज ही नॉट वांट मोबाइल, क्या वो मोबाइल नहीं चाहता है, तो डज यूज कर दिए कि उसके बाद वांट यूज करेंगे, डब्ल्यूएच में भी हो जाएगा, व्हाई डज ही वांट मोबाइल, ठीक है। तो आप एक बार वांट बोल दिए, वांट्स नहीं बोलिएगा, वांट आपको एक ही बार यहाँ पे बोलना है सिंपल सेंटेंस में। तो इस छोटे छोटे ट्रिक को समझिएगा, जो कि इंग्लिश में आपका बहुत काम आएगा। तो इन छोटे छोटे चीजों को समझना है और देखना है कि कैसे यह काम करता है, यही पैटर्न आपका चलेगा। अभी टेंस हम पढ़ाएंगे ना, तो इसमें तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। आज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अब बहुत ध्यान से, एक बार नहीं 2 बार समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि पूरे इंग्लिश का यह रामायण की तरह ट्रिक है कि यह कैसे काम करता है, इंग्लिश किस पैटर्न पे काम करता है। नहीं तो आप सब्जेक्ट डू डज रटते रह जाइएगा, नहीं समझ में आएगा। पैटर्न समझ लेना है कि एक बार अच्छा वॉन्ट यूज हो गया, एक बार नहीं यूज। फिर नेक्स्ट क्लास में नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 1-2 दिन मेरा क्लास नहीं हो पाया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको टेंस बताने वाले हैं। थैंक यू फॉर, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करें। फिर आगे हम अच्छे से वीडियो बनाते रहेंगे। और आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर करके बताइएगा, कोई कमी हो बेसी हो तो फिर हम उसको करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।